स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर के अंदर जो छठा लेक्चर है, चतुर्भुज क्लास 9th का ये चैप्टर है 8वां, और ये लगभग अंतिम चरण में है चैप्टर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चंस को हल करने की, है ना। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपकी जो प्रश्नावली है 8.2 है ना, 8.2 इसका इंट्रोडक्शन किया था। और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बहुत ही जरूरी बातें की थी, और जिसके अंदर हमने दो प्रमेय थी हमारे पास, 8.9 और 8.10, है ना। इन प्रमेय का नाम आपको पता ही है, मध्य बिंदु प्रमेय को समझाया था बहुत बढ़िया से। और अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे बेटा पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको प्रमेय अच्छे से समझ में आई है, वो वाली इंट्रोडक्शन वाली, तो ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा। देखिए, कह रहा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। अभी चित्र में देखेंगे, है ना। और एसी एक विकर्ण है, एसी जो है एक विकर्ण है। देखिए, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और इस ए बी भुजा का मध्य बिंदु पी लिया है, इस बी सी भुजा का मध्य बिंदु क्यू लिया है, इस सी डी भुजा का मध्य बिंदु आर लिया है, इस डी ए का मध्य बिंदु एस लिया है। और इन्होंने इतना कहने के बाद भाई साहब ने कहा है कि ए सी, ये जो मैंने डॉट डॉट करके मिलाया है, ये ए सी इसका विकर्ण है। तो मेरे को प्रूव करना है कि जो एस आर है, ठीक है ना, आपके पास में दर्शाइए कि ये फर्स्ट पार्ट दर्शाना है इसका। तीन पार्ट एक्चुअली इसमें है। एस आर ए सी के समांतर है, एस आर, ये जो एस आर है ये इस ए सी विकर्ण के समांतर है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो एस आर है वो आधा है ए सी का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन बच्चों को नहीं है जिन्होंने पिछले वाला वीडियो देखा है ना, नहीं तो दिक्कत तो बहुत लोगों को है, समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है मध्य बिंदु प्रमेय का, मैंने पूरी प्रूफ कराई है और कुछ क्वेश्चंस भी इस पर कराए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे बाद में, पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वी आर गोइंग टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, है ना। अब एक बात ध्यान दें, मैं सीधा चित्र में चल रहा हूं, ज्यादा कुछ इसमें बातचीत करने लायक है नहीं, चित्र में चल रहा हूं सीधा। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, अगर आपको मैं देख पा रहा हूं, आप भी देख पा रहे होंगे कि ए सी डी या डी ए सी, है ना, एक ट्राइंगल है डी ए सी में। अगर हम ध्यान दें, डी ए सी को अगर मैं थोड़ा इधर उठा लूं, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। डी ए सी को मैंने ऐसा सीधा सच्चा सा बना के बाहर निकाल लिया, और इसकी इस साइड का मध्य बिंदु एस है, इस साइड का मध्य बिंदु आर है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो आई ना थेल्स पर, मैं थेल्स कह रहा हूं, सॉरी, आपकी मध्य बिंदु पर मैं काम में। मध्य बिंदु पर में आपकी जो 8.9 है वो ये कहती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। सही बात है। तो इस त्रिभुज में जो एस और आर हैं, है ना, आपके पास में एस और आर हैं, भुजा क्रमशः भुजाएं, है ना, एस और आर जो है, लिखने का थोड़ा तरीका बदल लेते हैं, है ना, में भुजाओं, जो भुजा है हमारे पास में, भुजाओं ए बी तथा, नहीं ए बी नहीं, डी ए, कौन सी, डी ए, आपके पास में डी ए तथा डी बी, है ना, डी बी के मध्य बिंदु एस तथा आर हैं, एस तथा आर हैं। क्रमशः भी शब्द लिख सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तब जो एस आर होगा वो हमेशा समांतर होगा एसी के, तथा एक बात और कि जो एस आर होगा वो हमेशा 1/2 होगा एसी के। इन दोनों का कारण एक ही है,
और वो है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय। आपको ज्यादा खूबसूरत इस क्वेश्चन को बनाना है ना आपके पास में, तो मध्य बिंदु प्रमेय का पूरा स्टेटमेंट कॉपी एंड पेस्ट कर दो उठा करके यहाँ पे। क्या कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका मतलब तीसरी भुजा का आधा भी होता है। तो ये दोनों कंडीशंस आप बता सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आपका फर्स्ट पार्ट कुछ ज्यादा कहने वाली बात नहीं है, खत्म हो गया। ओके, नाउ मैं सेकेंड पार्ट पे मूव कर रहा हूं। और सेकेंड पार्ट को मूव करने के लिए मुझे, क्योंकि सेकेंड पार्ट के अंदर मुझे पी क्यू के बारे में बात करनी, तो पी क्यू ये है, इसमें भी यही करो कि बी ए सी में बात करो। चित्र में जो त्रिभुज आपका बी ए सी है में अगर हम बात करें, इसमें जो आपकी बी ए कोमा जो बीसी है, बीसी का जो मध्य बिंदु है बेटा, मध्य बिंदु है, बेसिकली मध्य बिंदु जो है क्रमशः, आप पूरा लिख लें, क्रमशः P तथा Q है, तब सीधी बात है। अब अगर ध्यान दिया जाए, इस त्रिभुज की ध्यान दिया जाए, तो ये तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड पी क्यू, वो तीसरी भुजा AC के समांतर होगा, तो पी क्यू समांतर होगा AC के, साथ ही साथ जो PQ है वो आधा भी होगा AC के, और इसका भी कारण लिखोगे मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय से। ओके मेरे भाई, आई थिंक अभी आपका ये फर्स्ट सेकंड पार्ट प्रूफ नहीं हुआ है, प्रूफ अभी कर देंगे। अब अगर आप एक काम कर लो, ऊपर जो कंडीशन बनाई थी इसमें इस समीकरण को आप एक कह लो, है ना, और मेरे भाई ठीक है ना, आपके पास में या सारों को ही कह लो ना, एक दो हम इस्तेमाल में ले आएंगे ना, फिर इसको आप फर्स्ट कंडीशन कह लो, इसको आप सेकंड कह लो, और इस वाली को आप थर्ड कह लो, है ना, आपके पास इसको आप फोर्थ कह लो, तो कोई मना थोड़ा ही कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं, समीकरण कह लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। समीकरण 2 और 4 से, 2 व 4 से एस आर भी 1/2 AC के बराबर है, पी क्यू भी 1/2 AC के बराबर है, तो सीधी सीधी सच्ची बात है एस आर शुड बी इक्वल टू पी क्यू, या फिर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। आई थिंक आपका सेकेंड हिस्सा भी सॉल्व हो गया है। अब बचता है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें इतनी जगह पर्याप्त होगी सर, इतना छोटा सा। हाँ, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, ये दिखाना है मेरे को कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो अगर हम लोग संबंध की बात करें, क्योंकि आप इसको समीकरण नहीं कह सकते, एस आर समांतर है AC के, ये कोई समीकरण नहीं है, समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है तब हम समीकरण कहते हैं। तो एस आर और AC में ये संबंध है, तो यहां पे हम एक शब्द इस्तेमाल करेंगे संबंध, ठीक है, आपके पास में संबंध कौन कौन सा, जो फर्स्ट में फर्स्ट वाला, और आप थर्ड वालों की बात करो, फर्स्ट व थर्ड से अगर बात करूं, ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा एस आर भी AC के समांतर है और पी क्यू भी AC के समांतर है, तो भाई इसका मतलब पी क्यू समांतर होगा ना एस आर के। भाई जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये दोनों आपस में समांतर होंगी। बेसिक सी फंडामेंटल क्लास 6 की बात है, 7th की बात है कि एक रेखा के समांतर दो रेखाएं वो परस्पर समांतर होती हैं, इतनी बात आपने सीखी है। और तथा आपको ये भी पता है, हमने ये भी प्रूफ किया है, पी क्यू बराबर आपका एस आर है। तो अब ये कंडीशन क्या कह रही है, समांतर चतुर्भुज की बहुत इंपॉर्टेंट बातें करके हम आए हैं बेटा। तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि अगर किसी भी चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर हों, तो वो चतुर्भुज, सीधी सीधी बात है, वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहां पे लिख देंगे आप
अतः तब हम ये कह सकते हैं, तब कौन कौन सा पी क्यू आर एस एक समांतर, ठीक है, चतुर्भुज है। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। चाहो तो लाइन लिख सकते हो उसमें कि किसी चतुर्भुज की यदि सम्मुख भुजाएं बराबर तथा परस्पर समांतर हों तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो वो यहां पे लाइन लिख सकते हो, मैंने बोल दी है, आप स्लो मोशन में रिपीट करके देख लेना और लिख लेना उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब आपकी स्क्रीन पे बेटा है इसका दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे मैंने अभी करवाया है ना। ओके, कह रहा है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस है ना क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज एबीसी, पहले चित्र बनाओ। देखा कि एक एबीसीडी समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी और समांतर भी होंगी, तो ऐसा होगा। थोड़ा सा सही नहीं सेप बनी है, लेकिन चलिए काम चला लेंगे ना, समझ में आ ही जाएगा। तो उसको कह दिया हमने कि ए बी सी एंड डी एक समचतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस उनकी भुजाएं, ए बी का जो मध्य बिंदु है वो पी है, इसका मध्य बिंदु क्यू है, इसका मध्य बिंदु आपका आर है, इसका मध्य बिंदु आपके पास में एस है। तो कह रहा है कि मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस का मतलब इनको आपस में मिला लो, है ना, आपके पास में इनको आपस में मिला लो, ठीक है जी, मिला लिया। मेरे को पी क्यू आर एस को एक आयत दिखाना है। देखिए एक बात बताओ, अभी अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज दिखाया। समांतर चतुर्भुज तो दिखाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से दिखा सकते हैं, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज को एक आयत दिखाने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप सभी को पता है कि किसी एक भी कोण का मान, चारों में से किसी एक कोण का मान आपको 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। नहीं, जो समांतर चतुर्भुज है उसके किसी एक कोण का मान 90 दिखाएंगे, तब वो समांतर चतुर्भुज एक आयत बन जाएगा, ठीक है। तो मैं हल कर रहा हूं भाई, अब ध्यान दें, इसमें थोड़ी रचना अपनी तरफ से करेंगे, हम रचना करेंगे। रचना क्या, ऐसे ही कर लो कि ए को आप सी से मिला लो, सी से मिलाया, ठीक है नहीं, और तथा एक चीज और कर लो, बी को डी से मिला लो, बी को, है ना, बी को डी से मिलाया, ठीक है। ऐसा करने से क्या हासिल होगा, पहले एक ही मिलाओ क्योंकि मैं आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम ए बी सी डी जो है पी क्यू आर एस को एक आयत दिखाते हैं। अब इसको हटा लो, इसको हटा लो, तो आप देख पा रहे हैं दो त्रिभुज बन रहे हैं, सेम केस जो पहले वाले क्वेश्चन में था कि डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी में हम ये सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि एस आर जो है वो समांतर होगा, एस आर समांतर होगा ए सी के, और एस आर आपके पास में बराबर होगा 1/2 ए सी के, और ये आपका पता ही है मध्य बिंदु पर में से ऐसा होता है, मध्य बिंदु, ठीक है ना, आपके पास में पर में से हम ऐसी बात करते हैं, ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज नीचे की तरफ है बी ए सी में हम लोग कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो समांतर है ए सी के, और जो पी क्यू है वो आधा है ए सी का, और हम लोग ये भी मध्य बिंदु पर में से ही कहेंगे। मतलब फाइनली एक बात आगे क्लियर होकर के, अभी जो क्वेश्चन किया था वही सेम किया है मैंने, तो हम लोग ये कह सकते हैं उपरोक्त से, किससे, उपरोक्त जो लिखा है उपरोक्त से हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आपके पास में बराबर होगा एस आर के, तथा पी क्यू समांतर होगा एस आर के। इन सब कंडीशन से जैसे मैंने अभी किया था, एस आर समांतर एसी के, पी को समांतर एसी के, तो एस आर समांतर हो गया पी क्यू, यानी पी क्यू समांतर एस आर के हो गया, और ये भी 1/2 एसी के बराबर है, ये भी 1/2 एसी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर भी हो गए। तो इतना होने के बाद में अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये तो कंफर्म होगी बात, है ना आपके पास में।
अब इस समांतर चतुर्भुज को आयत बनाना है, उसके लिए कोई एक कोण 90 दिखाना पड़ेगा। तो जैसे इसके कितने कोण हैं हमारे, जैसे ये वाला कोण है एस वाला, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, या ये वाला कोण है, तो एनी चारों में से कोई एक 90 दिखा देंगे और हमारा काम बन जाएगा। इसके लिए आपको एक रचना करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी, और वो क्या है, बी को आप एक ए को सी तथा, एक ही में कर लेना, ए को सी से तथा बी को आप डी से मिला लें, डी से मिलाएं। ऐसा करने से एक चीज मिलेगी मुझे, 90 डिग्री सिद्ध करने में आसानी रहेगी। और जहां ये आपस में काट रहे हैं इसको हम पॉइंट को कह देते हैं ओ, है ना। और मेरे भाई इस पॉइंट को हम कह देते हैं, सपोज कर लो ए बी सी डी पी क्यू आर एस भी हो गया, एस बी क्यू आर एस भी हो गया, टी, और इसको कह लो आप यू, है ना आपके पास में। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, पहले मैं बता दूं करूंगा क्या, क्योंकि आपको इतना तो कंफर्म है कि ये 90 डिग्री होगा। आप कहोगे सर कैसे, इस समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा, किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा 90 पे काटते हैं। ये पर में पढ़ी थी, नियम पढ़ा था, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, और समद्विभाजित करने का तो कल इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, 90 इतना हो गया, काफी है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपके पास में एस आर है वो समांतर किसके है, वो समांतर पी क्यू के है ना। तो सीधी बात है, पी क्यू समांतर है एसी के, तो देखो यहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो काम करूंगा इस छोटे से वाले त्रिभुज में, इस चतुर्भुज में करूंगा, इस वाले में, किसमें, एस टी ओ यू में करूंगा मैं काम, एस टी ओ यू में क्या करूंगा, क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है और मेरे भाई ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा बन रहा है एस यू ओ टी या एस टी ओ यू, जो छोटा सा हिस्सा बन रहा है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, हर हालत में होगा। तो हम यहां पे एक बात लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं, चित्र से हमने क्या किया, चित्र से जो आपका कैसे लिखा जाए, पूरा लिखना चाह रहे हैं ना हम, ये जितनी बातचीत हुई उस सबको हम इस बोर्ड पर उतारना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर आप एक काम कर लें कि ए को सी तथा बी को डी से मिलाया, ठीक है ना आपके पास में। उसके बाद में ये दिखा दें कि वो ओ पे, अरे छोड़ो एक काम करो, चित्र से लिखो खाली, और चित्र से में वही आ जाएगा। चित्र से चतुर्भुज जो मेरा बन रहा है छोटा सा एक, कौन से वाला, एस टी ओ यू में बात करते हैं, एस टी ओ यू में बात करते हैं। मेरे पास में ये कंफर्म है कि एस टी समांतर होगा, एस टी समांतर होगा यू ओ के। इसका कारण दे सकते हो, क्योंकि जो आपके पास में एस आर है वो समांतर है, इसका कारण दे सकते हो ए सी के। और ऐसे ही हम ये कह सकते हैं जो एस यू है वो समांतर होगा बेटा टी ओ के, और इसका कारण दे सकते हो आप, तो इस तरफ काम नहीं किया है, कि जो पी एस समांतर है बी डी के, पी एस समांतर है बी डी के। आप कहोगे सर ये तो प्रूफ किया ही नहीं था, जरूरी नहीं है, प्रूफ अगर करना चाहो तो कर सकते थे, लेकिन इतना करने के बाद में टीचर को भी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार इसको आता है ना। तो इतना करने के बाद में जब ये दो कंडीशन क्या कहेंगी, दो कंडीशन ये कह देंगी कि जो चतुर्भुज है, अतः चतुर्भुज जो मेरा बना है, चतुर्भुज कौन सा, एस टी ओ यू एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तब ये ध्यान रखना कि जो एस होगा वो कोण ओ के बराबर होगा या नहीं होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस बात के लिहाज से हमने ऐसा लिखा है। और एस बराबर आपके पास में कोण ओ है, कोण ओ कितना 90 डिग्री है, चूंकि ओ 90 क्यों है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये लिख दो, क्योंकि ये विकर्ण ही तो है इसके, एसी और बीडी, एसी और बीडी समकोण पे तो काटते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण
समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो बात हो गई। इसका मतलब हमारा एंगल एस जो है, एंगल एस जो है वो 90 हो गया, तथा ये कंफर्म है कि पी क्यू आर एस है ना। तो थोड़ा सा मैं इस बात को लिखने के लिए अच्छी जगह चाहता हूं, और अच्छी जगह के लिए तो इससे बड़ी अच्छी जगह क्या मिलेगी भाई, ये ठीक है जगह, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज बना था, हमने भी प्रूफ किया था, समांतर चतुर्भुज कौन सा, पी क्यू आर एस जो बना था, में हमने ये दिखा दिया एस बराबर 90 है, एक कोण 90 हो गया। अतः लिख दो बस कि पी क्यू आर एस एक आयत है, ज्यादा बात नहीं करनी है, आयत है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। चलिए जी, एक ही कैटेगरी के सारे सवाल हैं, और इनमें अगर आप अपने आप ही हाथ पैर मारना चाहते थे वो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चलिए कोई नहीं। इस तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और कह रहा कि एबीसीडी एक आयत है। इस बार एक एबीसीडी एक आयत दिया है ना, कोई बात नहीं, आयत दे दे कुछ दे दे, हमें इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये ए बी सी और डी एक आयत है, और जिसमें पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी का मध्य बिंदु पी है, ठीक है बेटा। इसका मध्य बिंदु हमारा क्यू है, और इसका मध्य बिंदु हमारा, ठीक है, आर है, और इसका मध्य बिंदु बेटा हमारा एस है। क्या है, एस है, पी क्यू आर एस है। और दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो या इसको इससे मिला लो, इससे इसको मिला लो, इससे इसको मिला लो, तो एक चतुर्भुज अंदर मिला है, और इसको हमें दिखाना समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के अंदर क्या खास बात दिखानी रहेगी, कुछ नहीं दिखाना है तो और आसान है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं जो हैं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको प्रूव करना, तो सबसे पहली बात तो एक काम कर लो, और काम ऐसा कर लो, पहले इस आयत का एक विकर्ण बना लो, एसी टाइप, जैसे हम अब तक करते हैं वही कंसेप्ट लगाओ, बस फालतू चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। तो हल कर रहा हूं मैं, और मैं लिखता हूं चित्र से, सीधा चित्र पे जाऊंगा मैं। चित्र से जो त्रिभुज बन रहा है मेरा, वही जो अब तक बनता आया DAC, DAC में ये कंफर्म सी बात है कि जो SR है वो समांतर है AC के, तथा SR जो है वो हाफ है AC का, है ना आपके पास में। और इसका कारण वही है कि मध्य बिंदु पर में, मैं दोनों क्वेश्चंस के मैं पहले यही काम करके आया हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु से मध्य बिंदु पर में, है ना। तो अगर मैं ना भी लिखूं तो चल जाएगा ना, समझ जाओगे ना, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं, जो त्रिभुज है मेरे पास में नीचे पड़ा हुआ BAC में जो आपका पी क्यू है वो समांतर होगा AC के, और पी क्यू जो है वो आधा हो जाएगा AC के, इसलिए भी आपका मध्य बिंदु पर में से ही बात हो रही है। तो उपरोक्त से हम ये कह सकते हैं, उपरोक्त से कि जो पी क्यू है वो आर एस के बराबर है, तथा ये भी कन्फर्म है जो पी क्यू है वो समांतर है आर एस के। इसका मतलब पी क्यू आर एस जो है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में बात नहीं रुकती है, हमें इस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज करना है। उसके लिए अभी हमने क्या किया है, पी क्यू को समांतर दिखाया है इसके और बराबर दिखाया है, बस अब एस पी को बराबर और आप क्या करोगे, समांतर दिखा दो किसके, आर क्यू के, आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। चलिए ठीक है ना। देखिए अब ध्यान दे, तो इसमें अगला स्टेप जो है, हम एक काम करते हैं, BD को मिला लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, BD को मिला लेते हैं, है ना, BD को मिला लेते हैं ऐसे करके, जो इसको कहीं ना कहीं कट करेगा, जरूरत नहीं इस पॉइंट की हमें। तो अब हमने क्या करा, B तथा D को मिलाया, ठीक है ना, आपके पास में मिलाया तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो सीधी बात है, वही कॉन्सेप्ट कि जो SP होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में अगर बात करें मध्य बिंदु पर में लगाएं DAB में, है ना, DAB में, है ना, ट्रायंगल में आप अगर मध्य बिंदु पर में लगाएं
तो बेटा हमारे पास SP जो है वो समांतर रहेगा BD के, और साथ ही साथ SP जो है वो आधा रहेगा BD का, है ना। और अगर ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, है ना, आपके पास में उस वाले त्रिभुज की बात करें BCD की, है ना, त्रिभुज BCD में अगर बात करें तो हमारे पास इस बार जो QR है वो समांतर होगा BD के, और साथ ही साथ आपका जो QR है वो बराबर होगा 1/2 BD के, है ना, आपके पास में। द मेन थिंग इज दैट कि क्या करना है, मुझे चारों भुजाएं बराबर दिखानी। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि PQ बराबर RS बराबर PQ बराबर QR, है ना, QR बराबर RS बराबर SP। ये चारों भुजाएं मुझे बराबर दिखानी और मेरा काम बन जाएगा। और दिखा है, ये क्लियर है, ये क्लियर कट है। क्योंकि हमें एक बात पता है, हमें एक बात क्लियर कट पता है कि जो BD है वो AC के बराबर होगा। ये क्या हुआ, BD AC के बराबर, आयत का विकर्ण बराबर होते हैं दोनों के दोनों, ये कॉन्सेप्ट था। तो लिख सकते हो आयत के विकर्ण, ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस वाले जो हमने अभी बात की है, तो SP बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 BD था मेरे पास, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इस BD की जगह AC इस्तेमाल कर लूं, कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि BD AC के बराबर है। एक काम कर लो, क्या काम कर लो, काम ऐसा कर लो, इनको नंबर ही डाल लो, है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है ना, और ये यहाँ पे आ जाएगा 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो जब हमने इसको ऐसा किया तो लिख देंगे समीकरण कौन से उठाया मैंने इसको, 2 से, समीकरण 2 से नहीं, ये समीकरण 5 है। कौन सी है? 5 है आपके पास में, ठीक है। तो अगर आप देखें QR भी जो है वो 1/2 AC के ही बराबर हो जाएगा समीकरण 6 से, नहीं होगा क्या? हो जाएगा। और अगर अब देखा जाए इस समीकरण को मैं बना लेता हूं 7, इसको बना लेता हूं मैं 8, जरा चेक करो, समीकरण 1 4 नहीं, समीकरण 2 4 7 और 8, तो समीकरण 2 है ना, 2 और 4 तथा 4,7 तथा 8 से अगर हम बात करते हैं, चेक कर लो, आपका PQ भी 1/2 AC है, आपका SR भी 1/2 AC है, आपका SP भी 1/2 AC है, QR भी 1/2 AC है। तो यहां से आ जाएगा PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP या PS। बात समझ रहे हो? तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद, अतः PQ RS एक समचतुर्भुज है जी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो था ही और सारी भुजाएं हमने बराबर दिखा दी हैं, तो वो एक समचतुर्भुज भी हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को जरा स्क्रीनशॉट लेके उठा लो। चलिए जी भाई, देखिए बेटा, अब आपके सामने आपका 4th क्वेश्चन है। गले में कुछ अटक गया था यार, सॉरी। ABCD एक सबलम है जिसमें AB, ठीक है, AB जो है, ये वाली लाइन, ये वाली जो भुजा है वो DC के समांतर, मतलब ये वाली इसके समांतर है, और साथ ही BD एक विकर्ण है, BD इसका एक विकर्ण है, ओके। E भुजा AD का मध्य बिंदु है, इस AD का मध्य बिंदु ये E हो गया। अच्छा, E से होकर जाने वाली एक रेखा AB के समांतर, तो AB के समांतर एक रेखा हमने ऐसे खींची है, ओके, ठीक है।
तो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो दर्शाइए कि जो F है वो BC का मध्य बिंदु। इसका मतलब ये है कि मेरे को ये प्रूव करना कि जितना ये उतना ही है। तो मेरे को हल करें सवाल। वैसे ये आप कर भी सकते हो, लेकिन चलो हमें इसमें सबसे पहले दिया क्या है ना, आपके पास में दिया तो बहुत कुछ है, तो हल करते हैं डायरेक्ट ही सवाल को कि जो E है, जो AE है बेसिकली वो बराबर है DE के, क्योंकि ये दिया है। ये क्या है? दिया है, मतलब ये वाली चीज इसके बराबर है। साथ ही साथ जो मेरे पास में EF है वो समांतर है AB के, और ये भी हमें दिया है ना आपके पास में, क्लियर कट दिया है। वैसे मैं समझाऊं आपको, इस त्रिभुज में आप मध्य बिंदु पर में लगाओ, इस वाले में इस पॉइंट को कुछ कह लो, ABCDEFG कह लो इसको, है ना, G कह लो। तो यहां से क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि DG बराबर GB निकाल लोगे आप आराम से। आप ये सिद्ध कर दोगे कि G जो है इस DB का मध्य बिंदु है, क्योंकि इस ट्रायंगल के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे। फिर आप DCB वाले ट्रायंगल में देख लो, ये भुजा इसके समांतर है और ये इसका मध्य बिंदु है। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। ये पर में नंबर 8.10 थी, है ना। चलिए इंट्रोडक्शन में थी, कोई बात नहीं। तो हम बात करते हैं त्रिभुज में। सबसे पहले DAB में हम बात करते हैं, और ये कंफर्म है कि जब ये मध्य बिंदु है इसका और इसके ये समांतर है, ठीक है ना। E जो है वो AD या DA का मध्य बिंदु है, DA का मध्य बिंदु है ना, आपके पास में मध्य बिंदु है। तथा जो EG है, हमने EG कह दिया, EG जो है वो समांतर है AB के। तब ये कंफर्म है कि GDB का मध्य बिंदु होगा। ये कंफर्म है। कहां से होगा? लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो, मध्य बिंदु परमय के विलोम से। मध्य बिंदु परमय के विलोम से। और क्या होता है विलोम? जाओ पिछले वाली वीडियो में चेक करो। ओके, चलिए अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल है मेरे पास में BCD में सॉरी, BCD में जुकाम है और इस वजह से थोड़ा सा स्लो भी हो रहा है काम, थोड़ा बोलने में दिक्कत है। तो BCD के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इस एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली और इसके समांतर, ठीक है। तो G जो है, G CD का मध्य बिंदु है ना, आपके पास में मध्य बिंदु है। तथा जो GF है वो समांतर है DC के, और वो समांतर है AB के। चेक कर लो, ये हमें दिया गया था, ऑलरेडी दिया था ये वाला, है ना आपके पास में। क्योंकि ये लाइन जो है वो इसके समांतर दी गई थी ना, तो इसका हिस्सा भी तो इसके समांतर है। जब इसके समांतर तो उसके भी समांतर होगा, कंफर्म सी बात है। तो हम कह सकते हैं अतः जो लाइन आपकी GF है, अतः ठीक है ना आपके पास, अतः रेखा GF जो है, ये जो GF है BC को समद्विभाजित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि थेल्स, अरे नहीं, मध्य बिंदु परमय के विलोम से यही प्रूफ करना था। उठा के पटक दो, कुछ नहीं करना। इसमें तो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था भाई, कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए जी, अब आपके स्क्रीन पे बेटा 5वां क्वेश्चन है, और बड़ा ही अच्छा सीधा सच्चा एक क्वेश्चन है। तो मैं हल कर रहा हूं, देखिए क्या रहा, हल तो बाद में करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास में ABCD, और इसमें E और F जो है, E जो है AB का मध्य बिंदु है और CD F का मध्य बिंदु है।
और दर्शाना है कि AF जो लाइन है, ये जो लिखा जो AF है, और जो EF ये जो लाइन है, EC जो लाइन है, इस BD को यानी कि इसको विकर्ण को समत्रिभाजित का मतलब है कि जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये, 3 बराबर बराबर भागों में तोड़ती है। तो मेरे को जो सिद्ध करना है ना वो लिख लूं पहले मैं। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कि जो PQ है ना, ये ऐसे कर ले कि DP बराबर PQ बराबर QB के दिखाना है, ये मेरे को दिखाना है। अच्छा चलिए फटाफट करते हैं। ध्यान दो, अगर अब ध्यान दें कि जो AE है, बेसिकली AE जो है वो AB का आधा है या नहीं है? AB का आधा है या नहीं है? बिल्कुल है। और साथ ही साथ जो FC है वो भी DC का आधा है या नहीं है? बिल्कुल है। और ये भी कंफर्म है जो AE है वो समांतर है AB के, ये भी कंफर्म है ना, क्योंकि कंफर्म का मतलब अभी बात करेंगे। अब ये कंफर्म हो गया AB बराबर होता है DC के, क्योंकि हमें जो ये दिया गया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यहां लिख देंगे PQRS नहीं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इस वजह से ऐसा है। ये हमने कर लिया ABDC है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि AE चूंकि ये इसके बराबर है, इसलिए ये कंफर्म सी बात है कि AE जो है वो FC के बराबर होगी, FC के बराबर होगी। और साथ ही एक बात और भी है, साथ ही एक बात और भी है कि जो AE होगा वो समांतर होगा FC के, क्योंकि आपको पता है, चूंकि आपको पता है, कारण में लिख दोगे कि जो AB है वो समांतर है DC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की वजह से। तो इस पूरे खाके से आप क्या नतीजे पे पहुंचे? आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो मेरे पास में ये AECF है, AECF एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, दो भुजाएं आपको दिख रही है ना कि दो भुजाएं आपस में बराबर भी हैं आमने सामने की और समांतर भी हैं। तो ये दो ही दो कंडीशन चाहिए किसी को समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए। ओके, अब बस एक काम कर लो भाई आराम से, और वो काम ये है कि इस ट्रायंगल में लो QCD में त्रिभुज, त्रिभुज अब हम लिख लेंगे यहां, अब त्रिभुज QCD में बात कर लो, QCD में। और QCD में अगर आप ध्यान दो, QCD में अगर आप ध्यान दो, ये जो आपके पास में QCD में नहीं, QCD में नहीं, QCD में ही तो कह रहा हूं, सही तो कह रहा हूं, QCD में ये जो भुजा है ये तो इसके समांतर है। आपको पता है कि जो PEF है वो समांतर है QC के, है ना, और ये भी कंफर्म है हमारे पास में। साथ ही साथ F जो है वो DC का, F जो है F DC का मध्य बिंदु है, DC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के विलोम जो प्रमेय थी उससे क्या कंफर्म हो जाएगा? तब हम ये कह सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि जो P है, P आपके पास में DQ का मध्य बिंदु होगा, का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास में जो DP है वो बराबर PQ आ जाएगा। कुछ हिस्सा हमने सिद्ध कर लिया है, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना आपके पास में। अब मेरे भाई बस ऐसा ही काम एक बार और करना है, और वो काम कर लो ट्रायंगल किसके अंदर लेकर के। अभी हमने इस D वाले को इंक्लूड कर लिया, अभी इस B वाले को कर लो। और इसमें आप किस तरीके से करोगे इधर देख लो, APB में, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं ट्रायंगल APB में। आप देख पा रहे होंगे ये जो आपके पास में AP है, AP जो है APB में, APB में जो EQ है, ये जो EQ है वो समांतर है किसके? AP के, तीसरी भुजा के समांतर है। और आपको ये भी कंफर्म है E जो है वो AB का मध्य बिंदु है, EAB का, तथा लिख लो यहाँ पे, तथा करना चाहिए था ना, तथा E आपके पास में AB का मध्य बिंदु है, AB का आपके पास में मध्य बिंदु है, ठीक है ना, मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है मेरे भाई, तो
थेल्स प्रमेय के, फिर मैं थेल्स प्रमेय याद करूं, मध्य बिंदु के विलोम से, है ना, मध्य बिंदु के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि क्यू जो है वो पी बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। और लिख देंगे यहां पे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, के विलोम से, इतना काम बन जाएगा। तो कन्फर्म सी बात होगी कि पी क्यू जो है वो बराबर आ जाएगा क्यू बी के, क्यू बी के। अब चेक कर लो इसको और इसको, हो गया ना, है ना। इसको आप फर्स्ट कह लो, इसको आप सेकंड कह लो, और यहां पे लिख दो, यहां पे मैं लिख देता हूं आंसर इसमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेकंड पी डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। उठाओ भाई, है ना, आपके पास में क्यू बी, यही हमें प्रूव करना था। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट, ताकि एक्सरसाइज आज ही खत्म कर दें हम यार। चलिए जी, अब छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं। दर्शाइए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कोई भी आपके पास में एक चतुर्भुज है, कैसी भी आकृति का आप ले सकते हो, ये ले लिया हमने, और ये चतुर्भुज सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, और इसकी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर सपोज कर लो, इसका मध्य बिंदु हमने कह लिया यहाँ पर कुछ भी, इसको कह लो और इसको कह लो, और ये मध्य बिंदु हो गया। इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण हम लेंगे थोड़ा सा एनसीईआरटी के हिसाब से, देख लें जरा। ई एफ जी एच है ना आपके पास में, ई एफ, ये ई ले लिया, इसको एफ ले लिया, इसको जी ले लिया, और इसको एच ले लिया। तो इनको जब मिलाते हैं रेखाखंड, हमें जो मिलते हैं ये रेखाखंड, तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जितना हिस्सा ये उतना हिस्सा ये, और जितना हिस्सा ये उतना ही हिस्सा ये दिखाना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल कहीं मिल नहीं रहा है, तो ट्रायंगल लेंगे, और ट्रायंगल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लो दिया क्या है। दिया है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज दिया है ना, चतुर्भुज जिसमें ई एफ जी तथा एच क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं, ए बी, बी सी, सी डी तथा ए डी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना। इसमें एक रचना करो और सवाल फटाफट हो जाएगा आपके पास में। रचना करो, वो रचना ये है कि आप जी को तो मिला लो एस से, और इसको मिला लो इससे, इससे बहुत फायदा हो जाएगा, इससे बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे कि अगर ट्रायंगल आप ए बी सी की बात कर लें और साथ ही साथ आप इसको भी ज्वाइन करा लेना, क्या दिक्कत है ना आपके पास में। तो अगर आप ट्रायंगल ए बी सी में देख लें, हम रचना में क्या लिखेंगे, जी तथा एच कोमा एस तथा ई, एस तथा ई कोमा एफ तथा जी कोमा ए तथा सी को मिलाओ, को मिलाया। ऐसा करने से ये होगा कि हमारी मध्य बिंदु पर में लग जाएगी ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि जो ये साइड है बीसी, है ना, बीसी का मध्य बिंदु एफ है, और ये जो साइड है ये इसके समांतर है ना आपके पास में। तो इस पॉइंट को, बीच वाले को क्या कहो, बीच वाले पॉइंट को कुछ कहना चाहते हो क्या, ठीक है ना आपके पास में। इस वाले पॉइंट को आप कुछ कह लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कह दो, इसको क्या कह दो, आई। ठीक है, ठीक आपके पास में। तो जो आई एफ होगा, आई एफ होगा, ये वाला जो आई एफ होगा वो बेसिकली समांतर है किसके, ए बी के, और एफ जो है मध्य बिंदु है किसका, बीसी का। तो ये तो कंफर्म हो गया आपके पास में कि जो आई एफ है
वो 1/2 होगा ए बी के, है ना, आपके पास में 1/2 होगा ए बी के। एक मिनट जरा, चलिए देखिए, अब इसमें ट्राइंगल एबीसी में अगर हम बात करें, एबीसी के अंदर बात करें कि जो ई और एफ है, इसको आई को लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं भी, इसलिए वीडियो रोक दी गई, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ई और एफ है वो ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। ई और एफ ई और एफ तो आपके पास में इसके मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो समांतर है किसके, ए सी के, तथा साथ ही साथ जो ई एफ है बेटा वो बराबर होगा 1/2 ए सी के, है ना। इसी तरीके से हम ऊपर वाले ट्राइंगल में ले लो ए डी सी में, ट्राइंगल ए डी सी में हम ये बात कर सकते हैं कि जो आपके पास में एच जी है वो समांतर होगा ए सी के, तथा जो एच जी है वो बराबर होगा 1/2 ए सी के। और इन दोनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं, इन दोनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि जो ई एफ है वो समांतर होगा एच जी के, तथा ये भी कंफर्म है कि जो ई एफ है वो बराबर होगा एच जी के। क्या कह नहीं सकते क्या, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत कर लिए, इन दोनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं। यानी कहने की बात है कि जो ई एफ है, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है और समांतर भी है। इसका मतलब क्या होगा, ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बात खत्म हो गई। हम यहां लिखेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है ना, आपके पास में विकर्ण है, ये विकर्ण, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, परस्पर समद्विभाजित, ठीक है ना, आपके पास में करते हैं। और ये जो क्या है, ये विकर्णी तो है जो उसने बात की है, इसका मतलब ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो लिख भी सकते हैं। अतः बस हो गई बात, जो उसने कहा था इतनी बात से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके विकर्ण है जो उसने कहा था कि मिलाने वाले रेखाखंड, ये मिलाने वाले जो रेखाखंड है ये समझ, इसके विकर्णी तो हैं, ई एफ जी एच के विकर्णी तो हैं। बस इतना आपको करना था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए जी, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत कर लिए हैं, और इस क्वेश्चन को अगर अपने आप भी देखना चाहो तो हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी आपकी स्क्रीन पे एक त्रिभुज मैंने बना लिया है, और सी समकोण है, यानी कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और कर्ण ए बी, ये कर्ण ए बी है का मध्य बिंदु, हमने ये मध्य बिंदु इसका लिया है एम है, से होकर बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, इस बीसी के समांतर रेखा खींची गई है। ये आपके पास में रेखा AC को डी पर कट करती है, इस रेखा AC को हमारे पास डी पर कट करती है। ओके, तो दर्शाना कि डी BC का मध्य बिंदु है। तो पहले पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, पहले पार्ट में यूं नहीं कुछ करना, क्योंकि आपको प्रमेय का सीधा स्टेटमेंट देना है कि मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हमें पता है कि जो यदि डी एम समांतर है सी बी के या बी सी के, तथा एम ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो डी भी ए सी का मध्य बिंदु होगा। ये आपको हो गया, तो हो गया, तो आपके पास में प्रूफ हो गया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर आ जाओ। सेकंड में कह रहा है कि जो MD है वो लंब है AC पर, हमें दिखाना कि जो MD है, MD, ये जो MD है, MD नहीं, MD लंब नहीं होगी यार, एक मिनट जरा चेक कर ले, MD लंब होगी AC पर, MD जो है MD, ठीक है, वो AC पर लंब होगी, इसका मतलब ये एंगल मुझे 90 दिखाना है। अब ध्यान से देखो यार, अब ध्यान से देखो, चूंकि हमने दिखा दिया, चूंकि ऊपर वाले प्रूफ में हमने दिखाया है डी एम क्रमशः भुजाओं AC
और ए बी के मध्य बिंदु हैं, के मध्य बिंदु हैं। तो क्या कहती है मध्य बिंदु थ्योरम? तो ये कन्फर्म है कि ये इसके समांतर होगी। तो ये कन्फर्म है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो डीएम है वो समांतर होगा बीसी के, है ना। और जब डीएम इसके समांतर होगा तो आपको पता है ये एंगल इसके बराबर होगा ही होगा। तब जो एंगल है आपके पास में एडीएम वो बराबर होगा एंगल एसीबी के। और ऐसा क्यों है? ये संगत कोण बनते हैं समांतर रेखाओं के, है ना। और ये वाला एंगल 90 है ही है, तो एडीएम इज इक्वल टू आपके पास में 90, क्योंकि ये सी एंगल आपको 90 दिया ही है, तो आपका ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब ध्यान दें, सीएम इज इक्वल टू दिखाना है, आपके पास में एमए के, यानी कि ये चीज हमें इसके बराबर दिखानी है, ठीक है। और 1/2 दिखानी है ए बी के, 1/2 दिखानी है ए बी का, और ए बी का इसको आधा दिखाना है। तो सीधी बात है, इसको मैं रफ कर रहा हूं जरा, तब मैं आगे बढ़ूंगा लास्ट पार्ट की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है ना आपके पास में। देखिए, अब अगर देखा जाए हम एक काम कर लें, ठीक है ना, कि इस ट्रायंगल की और ये जो छोटा ट्रायंगल बना है इसको देखा जाए। चले यार, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स, एक मिनट देखो कहां तक थे। अच्छा, रिकॉर्ड ही नहीं किया यार, चलो मैं समझा देता हूं, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो समझा देता हूं। देखिए, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल एडीएम है, ये वाला ऊपर वाला, एक है सीएमडी। इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला एंगल इसके बराबर, देखो एडीएम जो एंगल है, एडीएम है वो सीडीएम के बराबर है, सीडीएम के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, कंफर्म हो गया। डीएम के बराबर है, ये कॉमन साइड है दोनों के अंदर, ये ऊपर भी है नीचे भी है। एडीबीसी के बराबर है, एडीबीसी के बराबर है, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है फर्स्ट पार्ट में कि डी इसका मध्य बिंदु है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में कौन सा? साइड या साइड एंगल, साइड वाली कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सर्वांग क्षमता से आप इसको सर्वांगक्षम दिखा सकते हैं। जब ये दोनों सर्वांगक्षम हो गए तो सीधी बात है कि सीएम जो है आपका, ये वाली जो साइड है वो एमए के बराबर हो जाएगी, है ना, एमए के बराबर हो गई। और बस ये पता ही है आपको, फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर ही दिया। और आपको पता है एम जो है वो मध्य बिंदु है ही ए बी का, तो आपको पता है जो एम ए है वो पहले ही 1/2 ए बी के बराबर है। तो जब हमने कहा है कि सी एम एम ए के बराबर है, तो सी एम बराबर एम ए और बराबर 1/2 ए बी। तो ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है ना। चलिए खत्म।